हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आर्ट्स, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एवरीथिंग अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज का जो एपिसोड है बहुत ही फन एपिसोड है। इस एपिसोड में दो बहुत ही अनयूजुअल चीज़ को ब्लेंड किया है, एक है एंटरटेनमेंट और दूसरा है एजुकेशन। नॉर्मली हम लोग इन दोनों चीज़ों को अलग कैटेगराइज करते हैं, वेर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट हम एक ट्रेड ऑफ की जैसे देखते हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वॉल्टर पीटर, इन्होंने इन दोनों चीज़ों का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड तैयार किया है जिसको बोलते हैं थिएटर इन एजुकेशन। इस फील्ड में उन्हें 30 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की लाइफ अभी तक इम्पैक्ट कर चुके हैं, 20 से ज़्यादा राज्यों में काम कर चुके हैं। लेट्स गेट इनटू सम फन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर वॉल्टर पीटर। वेलकम टू द शो मिस्टर पीटर। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू वेलकम यू हियर। और मुझे पता है कि बहुत फ़न कॉन्वर्सेशन होने वाला है, क्योंकि थिएटर इन एजुकेशन, जब हम थिएटर सोचते हैं, एक्टिंग सोचते हैं, तो मेरे माइंड में तो फैंसी एक्टिंग करियर्स आते हैं। शाहरुख खान की मूवीज़ आती है, अमिताभ बच्चन की मूवीज़ आती है। ऑन द अदर हैंड एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो माइंड में टेक्स्ट बुक्स आती है, पेन्स आते हैं, ब्लैक बोर्ड्स आते हैं। आपने थिएटर को एजुकेशन में लाने का आइडिया कैसे आया आपके माइंड में, और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ तक? थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ये मेरा खुद का कोई आइडिया नहीं है। दुनिया में इस तरह का काम हो रहा था ऑलरेडी। वेस्ट के कई देशों में हुँ, थिएटर इन एजुकेशन एक बहुत पॉपुलर सा माध्यम रहा है। भारत में बैरी जॉन ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1989 में इस विचार को थिएटर और एजुकेशन को मिलाने के ऊपर एक हुँ, प्रस्ताव रखा सरकार के आगे, और थिएटर इन एजुकेशन की पहली एक टीम क्रिएट हुई भारत में। तो ये मेरा कोई खुद का थॉट नहीं है। हाँ, बहुत लंबे समय से, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो नेचुरली कुछ खुद से भी एक्सप्लोर करके इसमें जोड़ते जा रहे हैं। हुँ। तो इसके पहले इंडिया में आपने बोला कि वेस्ट से कंसेप्ट आया हुआ है, तो इसके पहले इंडिया में इस टाइप का कल्चर कुछ था एजुकेशन में? बिल्कुल था, यहीं से गया है। अच्छा। मैं तो मानता हूँ सब यहीं से गया है, क्योंकि आपने कभी गीजू भाई का नाम सुना होगा, हुँ, या आपने जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा, या श्री अरविंदो और मदर ने जो एजुकेशन पे काम किया है, या अगर हम टैगोर की बात करें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, तो सबने चाइल्ड सेंट्रिक शिक्षा की बात की है। ऐसी शिक्षा की बात की है जो उन्मुक्त करे, हमें खोल दे। हम कंसर्न कंसर्न रहे देश के लिए, अपने लिए, और ऐसी शिक्षा जो हमें खुलकर जीना सिखाए और हम एडजस्ट हो पाएँ इस दुनिया के साथ। वो यहीं से गया विचार है, जिसको अडॉप्ट किया गया है। और पहले नए-नए, किस फॉर्मेट में होते थे? देखिए, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें तो गुरुकुल क्या था? एक्सपीरियंशियल एजुकेशन था, जहाँ हाँ, पे आप करके सीखते थे। हाँ। आप शिक्षा और जीवन, शिक्षा जीने के लिए थी, और दोनों का बहुत ही करीब रिश्ता था। हम हम उस तरह की शिक्षा में जीवन को ढूँढ रहे थे, हुँ, स्किल को ढूँढ रहे थे, हुँ, दिनचर्या को ढूँढ रहे थे, हुँ, स्वास्थ्य को ढूँढ रहे थे। हुँ, गुरुकुल की बात करें, या हम बात करें कि जो ग्रुप में जो शिक्षा होती थी, हुँ, जिसको हम कहते हैं कि जॉइंट, एक साथ मिलकर हुँ, सीखना, हुँ, ये सब हमारी यहाँ की पद्धति थी। हुँ, इस पर श्री अरबिंदो ने, जय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत सारा काम किया है कि हुँ, शिक्षा कैसी होनी चाहिए हुँ, और शिक्षा के मायने क्या हैं। ये हुँ, जो ब्लैक बोर्ड, हुँ, भारी सा बैग, हुँ, और मार्कशीट की टेंशन, हुँ, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के दिनों की एंग्ज़ायटी, हुँ, या इसको भी छोड़े तो इतनी टेंशन, हुँ, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? क्यों पढ़ रहे हैं? कभी ये सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए उनसे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल के खिलाफ हूँ, हुँ, पर मैं ये जानना चाहूँगा और ये समझना भी चाहूँगा आज के पेरेंट्स से कि वो चाहते क्या हैं, हुँ, नहीं? हुँ। तो आपके माइंड में क्या है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मैं मानता हूँ शिक्षा 3 बड़े इम्पोर्टेंट शब्द हैं, हुँ, विद्या, बुद्धि और विवेक। हुँ, शिक्षा का आखिरी जो आउटकम है वो विवेक। हुँ, अगर विवेक आ जाए तो शिक्षा सफल है, हुँ, विवेक ना आए तो शिक्षा का कोई मतलब हुँ, नहीं है। अब विवेक से मेरा मतलब तात्पर्य बहुत सिंपल है कि अगर सर्दी का मौसम है और स्वेटर पड़ा है और आपको पता है कि स्वेटर से सर्दी दूर हो सकती है, तो आप विवेकशील हैं। हुँ,
पर अगर स्वेटर पड़ा है, सर्दी हो रही है और ठिठुर रहे हैं और आप यू नॉट कनेक्ट विद द वर्ल्ड एंड अराउंड यू, देन इट्स नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है। तो जरूर शिक्षा हमें बुद्धि देती है, पर बुद्धि के बाद उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये बहुत सारा दबाव ना हो। 40 बच्चे 40 तरीके हो सकते हैं, पर 40 बच्चों के लिए जो ये एक तरीका है मैकाले का, है ना, ये तो हम अभी तक इससे आज़ाद नहीं हो पाए। हम जब थिएटर को एजुकेशन में यूज़ करते हैं, हाउ डज़ इट लुक लाइक? मतलब अगर पेरेंट्स को इमेजिन करना है कि एजुकेशन के प्रोसेस में बच्चों को थिएटर के थ्रू आप सिखाओ, तो पेरेंट्स को क्या इमेजिन करना चाहिए कि आप एक्ट्स के थ्रू करवा रहे हो, रोल प्लेस के लिए किस टाइप की टेक्निक्स होती है जिनमें बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं? मुझे लगता है थिएटर से पहले, एजुकेशन से पहले या थिएटर से पहले हमको ये जानना होगा कि एक बच्चा क्या है। बच्चा एक इंसान है और एक कंप्लीट इंसान है। उसका कोई भी एज ग्रुप हो, वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो। बच्चे की जो एज हमने 0 से 18 दुनिया में मानी गई है, तो वो 18 वाला भी बच्चा है, जिसको आज हम बच्चा नहीं मानते, पर वास्तव में तो वो भी एक बच्चा है। 12 वाला भी बच्चा है, 7 वाला भी बच्चा है और 4 साल वाला भी बच्चा है। बच्चा क्या है, इसको जरूर हमको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आज केवल स्कूल नहीं जा रहा। जो स्कूल जा रहा है वो भी चाइल्ड लेबर की तरह ही स्कूल जा रहा है बेचारा, आके खूब सारा होमवर्क कर रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, स्विमिंग क्लास भी जा रहा है, ये क्लास, वो क्लास, वो क्लास, दुनिया भर की क्लास। और वो छोड़िए, वो बच्चों को देखिए जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके जीवन का बचपन कैसा है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड, और हर बच्चा बहुत ही संवेदनशील है, उसकी अपनी एक समझ है, उसका सीखने का अपना एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि 40 के 40 बच्चे एक ही तरीके से सीखें। हो सकता है कोई गाकर सीखे, हो सकता है कोई नाच के सीखे, हो सकता है कोई बहुत अच्छा क्रिएटिव राइटर हो, ये भी हो सकता है कि किसी की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो, और क्यों ना हो। अगर ये सब हमारे वैज्ञानिकों में ना होता तो आज आप और मैं इस माइक पर बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये भी एक इमेजिनेशन का आउटकम है। ये जो लाइट्स और ये सारी दुनिया, अपने आसपास की सारी दुनिया में जो हम विज्ञान देखते हैं, उसके अंदर कल्पना, सोचना, समझना, थिंक करना, सब कुछ तो जुड़ा है, जिसको आज हम गलत तरीके की प्रणाली की वजह से मार डालते हैं। और बच्चा तो होता है, पर उसके अंदर एक बड़ा सा एडल्ट पैदा हो जाता है, जो बड़ों की दृष्टि से दुनिया को देखने लगता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को बच्चा बनाए रहने के लिए हमारे जो थिएटर एक्टिविटीज हैं, और या जिनको अब हम लापोला बोल रहे हैं, आप बोल सकती हैं लापोला? लापोला ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए लापोला। लापोला जी। तो ये जो लापोला है ना, ये मजेदार सी एक चीज हमने ढूंढी है, और इसके भीतर सब कुछ है, मस्ती है। देखिए, आप अभी तक आप सीधा बैठे थे, अभी आपने लापोला बोला, तो आपका एक्सप्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी सब कुछ निकल रहा है, और हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। जब ये लापोला टीचर करे, जब ये लापोला बच्चे करे, तो उनका आखिरकार हमें कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा, अटेंशन, कनेक्ट होना। और वो कनेक्ट होना कब आएगा? जब हमारी इंद्रियां यहाँ होंगी। सो द पावर ऑफ नाउ, जो पावर ऑफ नाउ है, अभी आप मुझे देख रही हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, दिस इज पावर ऑफ नाउ। हम एक मूवमेंट में, आप और मैं, और यही तो मूवमेंट क्लासरूम में होता है, जहाँ वो खो गया होता है, और टीचर ब्लैक बोर्ड पे मार मार के बोल रही होती है, अटेंशन, लुक हियर, गिव मी अटेंशन, यू, दिस, दैट, बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर, पूरा का पूरा सिस्टम ही मजेदार होने की बजाय पुलिसिया हो गया है, या स्कूलिंग हो गया है, सो कॉल्ड आर्मी हो गया है। तो बचपन कहाँ बचा? तो हमारी थिएटर में, लापोला में, हमने एक क्रिएटिव प्रोसेस की बात की, जहाँ खेलना, खुलना, सोचना, ड्राइंग बनाना, लिखना, डांस करना, अपने आप को एक तरह से मैं बोलूँगा अनलीश कर देना, अपनी सारी पोटेंशियल को अनलीश कर देना, वो लापोला है।
और जब आप लापोला अपने लापोला से मिल लेते हैं, चाहे आप बड़े हों छोटे हों, हम सबके लिए काम करते हैं। हम महिलाओं के लिए भी काम करते हैं, हम समाज के हर वर्ग के बच्चों के लिए काम करते हैं। हम इस पूरे टूल को, लापोला को इस्तेमाल कर रहे हैं बदलाव के लिए। तो ये केवल थिएटर नहीं या थिएटर की कोई एक एक्टिविटी नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कला, आर्ट अपने आप में संपूर्णता को लिए बैठिए और इस कला से बदलाव आ सकता है। आप ऐसा कोई इंसिडेंट बताएंगे जहाँ पे कोई चाइल्ड जो पहले बहुत ही रिजर्व्ड रहता हो, लेकिन जब वो आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म करा तो ही स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इमेंसली? नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। शुरुआत में सभी थोड़े से झिझक हमारे, मतलब अब बड़ी बड़ी अजीब सी बात ये है कि हम चाहते हैं बच्चे बात ना करें। हम मतलब सो कॉल्ड जो आज नियम सोसाइटी, जिसको हम बहुत सिविलाइज्ड होना बोल देते हैं, कि बच्चा सीधा बैठे क्लासरूम में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 पीरियड वो सीधा बैठे, सुनता रहे और लिखता रहे, और जवाब देने पर हाथ खड़ा करे, तो हम रोबोट बना रहे हैं। क्या इस रोबोट की इमोशंस नहीं है? क्या इसकी ज्ञान इंद्रियां नहीं है? क्या ये तुलनात्मकता नहीं कर सकता? क्या ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? क्या इसकी अपनी आवाज नहीं है? क्या ये पूरा कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, और इस ह्यूमन बीइंग को जब आप बांध देते हैं तो आप इसके साथ बुरा करते हैं। आई फील लापोला खोल देता है। और ऐसे बहुत से बच्चे मुझे मिले, बड़े भी मिले, टीचर्स भी मिले, जिन्होंने हमारे साथ जिया है, अपने आप को वर्कशॉप में खोजा है। हम 2 ही शब्दों पे काम कर रहे हैं, मी टू वी, नियर टू फार, जो श्री अरविंदो ने भी कहा था कि खुद को जाने, खुद को पहचाने, और अभी से शुरू करके या तो पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर में जा सकते हैं। सो मी टू वी का जो कॉन्सेप्ट लापोला कर रहा है, वो अपने आप में एक संपूर्णता की ओर है। मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मेमोरी, याद, ग्रुप में काम करना, कनेक्शन करना। इस डिजिटल दुनिया में जब टाइम नहीं है लोगों के पास मोबाइल को छोड़कर कनेक्ट करने का, हम कह रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट होना चाहिए, ह्यूमन टू ह्यूमन, कंधे से कंधा मिला के खेलना चाहिए, कलेक्टिव ड्राइंग करनी चाहिए, मास्क बनाना चाहिए, पोएम्स लिखनी चाहिए, अपने ऊपर लिखनी चाहिए। ये अपने साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू एक मजेदार सी आउटकम्स को लाया जा सकता है। आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, या किस चाइल्ड को किस स्किल पे काम करवाना है, उसमें कौन सा टैलेंट है जिसको आप बाहर लेकर आ सकते नहीं, मैं आपके शब्दों को थोड़ा सा ठीक करूंगा। स्किल की बात नहीं करूंगा मैं, टैलेंट की बात भी नहीं करूंगा, बिकॉज वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैव टैलेंट। हम कौन से चश्मे से देख रहे हैं? हम सिर्फ ये मानते हैं कि जो बहुत टॉकेटिव होते हैं वो बड़े टैलेंटेड होते हैं। मैं बिल्कुल भी टॉकेटिव नहीं था। अगर आप मेरे बचपन की बात करें, मैं तो बहुत चुप रहता था। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या हो गया, इतने अवेयर हो गए ना हमारे पेरेंट्स कि वो व्हेन दे कम टू माय वर्कशॉप, दे सेड माय चाइल्ड इज शाय, माय चाइल्ड इज लाइक दिस, माय चाइल्ड इज लाइक दिस, व्हिच इज, आई मीन, हाउ दे डिसाइड? इट मीन्स वो अपने बच्चे से नहीं मिले। और मैं तो ये बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि शायद हमारे पेरेंट और आजकल के सो कॉल्ड पेरेंट, अभिभावक, मम्मी हो या पापा हो, सच में अपने बच्चों को नहीं जानते, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं बाकी बच्चों से अपने बच्चे को, वो कंपेयर कर रहे हैं सो कॉल्ड जो सिस्टम्स बन गए उनसे, सो कॉल्ड स्कूलों से। तो हर समय आप कंपेयर करेंगे तो आप रियल इंसान से कब, अपनी खुद की जान से, जिसको आपने पैदा किया है, जिससे आप प्यार करते हैं, उसको आप जी भर के हक भी नहीं कर पाते, है ना? हमेशा टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, बम्बार्ड होती रहती है बच्चों के ऊपर। सो हम सुनते हैं, हम बच्चों को सुनते हैं, और आई थिंक सुनना बहुत बड़ा एक काम है। आजकल सुनने वाले लोग नहीं हैं। फिर हम खेलते हैं उनके साथ, सुनते हैं, खेलते हैं, बच्चे खुद से खुलते हैं। श्री अरविंदो ने ही कहा है, नथिंग कैन बी टॉट। किसी को भी कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता तब तक जब तक कि वो खुद से सीखना ना शुरू करे। यही एक बड़ी मिस्टेक सारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, कि वो जबरदस्ती सिखा रहा है उसको जो सीखना नहीं चाहता। हमारे यहाँ लापोला में हम कुछ नहीं सिखाते, पहले हम लर्नर को क्रिएट करते हैं।
एक बार जब लर्नर तैयार हो जाए हम्म, उसके बाद वो रुकता नहीं है। हम्म, फिर तो उसके सवाल, उसकी बातें, उसको उसको आज़ादी मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। हम्म। और हम सब ग्रुप में काम करते हैं, 1 to 1 काम करते हैं, होल ग्रुप में काम करते हैं और हमारे पर आप किसी की क्यूरियोसिटी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इतना स्ट्रांग पॉइंट था मेरे पास कि आप ऐसे किसी की क्यूरियोसिटी कैसे रेज कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? मतलब भरे क्या पड़े प्रोसेस आप फॉलो मैं करते मैं हो? बता रहा हूँ कि बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। सचमुच में हमने सब कुछ राइट और रॉन्ग में रख दिया, हाँ, है ना? हाँ, मीन्स हमने सब कुछ ब्लैक और वाइट, वाइट में कर दिया, हाँ, जबकि इन दोनों का मिक्स एक कलर है ग्रे, हम्म, है ना? हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है, यस और नो? लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि एक बच्चा इतने सवाल क्यों करता है ना? एक बच्चा क्यों वो करता है जो वो चाहता है, और हम ना करें ना करें ना करें, इसके लिए उसके लिए ऊपर कितनी सारी लेयर लगा लेयर लगाते हैं, हम बांधते हैं और हम्म, हम बिल्कुल बंधे हुए। आपने टैगोर की वो कहानी सुनी है, तोता? नहीं, जिसमें एक पिंजरे में तोता, मतलब एक तोता था जो बहुत टें 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 बाग में खाता था, फल खाता था, फ्रूट खाता था। और राजा बड़ा तंग आया उससे कि ये बड़ा मतलब उद्दंडी है, इसको इसको शिक्षित करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े बहुत स्कॉलर्स को लाता है और सब मिलके तोते को पकड़ लेते हैं और एक सोने के पिंजरे में रखते हैं और उसको रोज पाठ पढ़ाते हैं, रोज उसको एक दिन बेचारा अपनी जान से चला जाता है, तो वो बोलते हैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। जबकि सच क्या है कि आपने उसकी सारी आज़ादी बांध दी, है ना? आपने उसको पूरी तरह से बांध दिया। तो मुझे हमारी वर्कशॉप में ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो केवल बच्चे हैं, लेकिन वो सचमुच में अपने आप से नहीं मिले, क्योंकि उनको मिलने ही नहीं दिया गया। सो क्रियोसिटी का जो आपका सवाल था कि जिज्ञासा कैसे हम शुरू करते हैं, हमारी वर्कशॉप में ना पेयर्स नहीं बन पाते। मीन्स कि मैं इसके साथ ही बैठूंगी, मैं इसके साथ ही बात करूंगा। हम हर 10 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद सब तोड़ के फिर से नया काम शुरू करते हैं। सो हम इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं लोगों को, इतनी बार इधर से उधर रिशफल करते हैं कि उनको लगता है बस मज़ा प्रोसेस का है बजाय दोस्ती का। और ये दोस्ती करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, बट कई बार हम बड़े हो जाते हैं, 40 साल के, 50 साल के, फिर भी हम अपने आप से निर्णय नहीं ले पाते। सो सवाल करना, डिसीजन लेना, है ना, क्रियोसिटी होना, और इस सब के लिए ये मज़ेदार प्रोसेस होना, ये बहुत ज़रूरी है। हम खेलते हैं, कूदते हैं, वॉक करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, ये सब करते हैं बच्चों के साथ, और उनके भीतर का बचपन बाहर आ जाता है और क्रियोसिटी शुरू हो जाती है। आप थिएटर को एज अ, अगर आपके पास ये चॉइस है कि थिएटर को आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ या थिएटर को यूज करके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, व्हाट वुड यू चूज? आई विल चूज द सेकेंड वन, क्योंकि थिएटर सिखाना कोई मतलब थिएटर तो हजारों सालों से था, है और रहेगा। थिएटर अपने आप में एक माध्यम है, मीडियम है। जैसे टेलीविजन अपने आप में एक मीडियम है, अखबार अपने आप में एक मीडियम है ना, संचार का माध्यम है। थिएटर भी एक माध्यम है, पर अगर थिएटर को डिकोड करें, अगर हम थिएटर को थोड़ा और खोलें, तो उसके अंदर सामूहिकता है, थिएटर ग्रुप में होता है, उसके अंदर एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्य शास्त्र है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रॉप्स हैं, रंग है, लाइट्स है, टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर राइटिंग है, क्रिएटिविटी है ना। थिएटर के अंदर लिसनिंग है, और थिएटर के अंदर कोऑर्डिनेशन है, और थिएटर के अंदर अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरी जिंदगी को लेने की आज़ादी है। इतना ज़बरदस्त टूल, इसको हम पैरेलली एक और लाइफ बोल सकते हैं। और अगर ये प्रोसेस मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल हो, क्लासरूम को सो कॉल्ड 4 दीवारी से तोड़कर अगर हम रचनात्मक बना दें, क्रिएटिविटी बना लें, या उसके अंदर का प्रोसेस को हम पार्टिसिपेटरी बना लें,
तो बहुत मज़ा आएगा। हम इसको टीआई प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत सारा एक्सप्लोर किया अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। ठीक। आप मेरे को एग्जांपल देंगे आपने कैसे मैथ साइंस ज्योग्राफी के साथ रिलेट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, एक दो मैं अपने हाँ। प्रोग्राम्स बताता हूँ। हमने नेशनल मूवमेंट आपने सुना होगा, एसएसटी के अंदर आता है, 6-7 से शुरू होता है और 12 तक चलता है। अगर आप आर्ट्स हाँ। स्टूडेंट हैं तो, नहीं भी हैं तो भी आपको 9 तक तो पढ़ना ही पड़ता है, 10 तक पढ़ना पड़ता है। और नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम मुगलों की बात करते हैं, हम उससे पास्ट की बात भी करते हैं, हिस्ट्री जैसा टॉपिक अगर हम लेते हैं, हम बताते हैं भारत में कितनी तरह के लोग आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, है ना। और फिर कैसे हमने अपने अस्मिता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाई, कितने लोगों ने आवाज़ उठाई। बट वहीं पर हम बड़ा लिमिट कर देते हैं, हम अक्सर नेताओं के नाम गिनना शुरू कर देते हैं। भारत को बनाने में तो लाखों करोड़ों लोगों का योगदान रहा है। हाँ। अगर कोई यहाँ बाहर से भी आया है तो भी हमने उससे सीख लिया है और उससे सीखकर उसी को सिखा दिया है। यस और नो? उसमें से एक टूल है एजुकेशन। अगर हमारे लोगों ने पढ़ा नहीं होता, यू नो, फ्रांस का रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अगर उन्होंने इतनी दुनिया की के बारे में जाना नहीं होता जो उनके स्टडीज से आई, और इतने पढ़ा लिखा नहीं होता, चाहे आप अंबेडकर को ले लें, चाहे आप किसी को भी ले लें, सभी के, गांधी जी को ले लीजिए, सरदार पटेल को ले लीजिए, सभी पढ़े लिखे थे और उनको दुनिया में हो रही क्रांतियों के बारे में नॉलेज थी, और इसका कारण शिक्षा है। तो मैं शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। सो हमने क्या किया, बैरकपुर से लाल किला एक प्ले बनाया। अच्छा। जिसमें सभी चैप्टर्स को हमने जिंदा किया और हमने बच्चों को बोला कि मैच योर फेस। हमने सारे कैरेक्टर्स को, यू नो, साइंटिस्ट को, आम आदमियों को, मुगल्स को, यूरोपियंस को, राजाओं को, एक्सट्रीमिस्ट को, भगत सिंह को, हमने हर उस व्यक्ति को वॉल पे लगा दिया और बच्चों को बोला मैच योर फेस। तो बच्चों ने अपने मैच फेस किए, बट यू नो, सो पॉपुलर। 100 झांसी की रानी पे फोटो लग गई, यू नो, सो कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस पे लग गई, भगत सिंह पे लग गई, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स खाली रह गए। देन आई टोल्ड देम कि भाई ऐसे तो प्ले नहीं होगा, आपको तो इसको बदलना पड़ेगा। आप हमको एक फोटो पर एक, यू नो, एक पर एक ही फोटो चाहिए। सो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए अब क्या हुआ होगा? डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, बच्चों को तो अपना फोटो लगाना था ना एक एक कैरेक्टर्स पे। हाँ। तो क्या उन्होंने लगाया होगा या नहीं लगाया होगा? लगाया होगा। बिल्कुल लगाया होगा। क्या सोच के लगाया होगा? किन पैरामीटर्स पर डिसाइड किया होगा ऐसा? हाँ। अपने फेवरेट कैरेक्टर्स जिनके बारे में उन्होंने सुना होगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में सुना ही नहीं उन्होंने, और केवल, यू नो, फोटोज दिख रही हैं उनको, क्योंकि उनके ऊपर चैप्टर ही नहीं है। अनसीन हीरोज भी तो है ना हमारे, जिनके बारे में कुछ बहुत पता ही नहीं। हाँ। मतलब सावित्रीबाई फुले पे अब जाके लोग बात करने लगे हैं, और आज से 10 साल पहले कोई बहुत छोटा सा कोई चैप्टर आता होगा। या अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, या हम किसी भी ऐसे हीरोज की बात करें जिनके बारे में बहुत कम पता है, तो वो सब फोटो थे। तो बच्चे फोटो लेकर ये देख रहे थे कि भाई, यू नो, कॉस्ट्यूम किसका अच्छा है, अच्छा। तलवार किसकी अच्छी होगी, कपड़े किसका अच्छा होगा, अपने बारे में। सो देन आई अगेन रजिस्टर, आई टोल्ड कि भाई मैं ये प्ले नहीं करूँगा। हम सबसे पहले ये बताओ कि जिस पर तुमने फोटो लगाई है उसके बारे में तुम्हें पता भी है या नहीं। बस इसके बाद शुरू होती है उनकी क्यूरियोसिटी, और वो जाकर खोजते हैं कि दुर्गा भाभी कौन थी, भगत सिंह कौन सी डायरी लिखते थे। वो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं जितना कि उनके सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि मकसद बदल जाता है। अब मकसद हो जाता है जानना। यू नो, जब पढ़ाई को आप खोजी बना देंगे, पढ़ाई में आप खोज ले आएंगे, तो ड्रामा कंट्रीब्यूट करेगा। और हमारे कुछ प्रोग्राम्स है, जिसमें एक प्रोग्राम है खाबी। क्या नाम बोला मैंने? खाबी। ये जब नदी डिक्लाइन कर लेती है ना, सिविलाइजेशन खत्म हो रही होती है, डिक्लाइन हो रही होती है, उसके आसपास एक कैरेक्टर है जिसमें हम ड्रामा कन्वेंशन को यूज करते हैं। अब ड्रामा कन्वेंशंस क्या होते हैं, इस पे एक लाइन बता देता हूँ। बहुत सारे छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनको हम ड्रामा कन्वेंशंस बोलते हैं। इन कन्वेंशंस को अगर हम हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में डाल दें तो पढ़ाई एक्सपीरियंशियल हो जाएगी। उसमें से एक है, जैसे आपने मुझे अभी
एक सीट पर बैठा रखा है। हाँ, हम इसको बोलेंगे ड्रामा कन्वेंशन में ये हॉट सीट है। हॉट सीट। और अगर इसी सीट पर मैं एक सरपंच के तौर पे बैठा हूँ हुँ, जिसके गांव में रेप हुआ है, हुँ, सो मैं तो उस कैरेक्टर के हिसाब से ही बात करूंगा ना। हुँ, या मैं वो चोर हूँ जिसने कल चोरी की है हुँ, और मेरी क्या जरूरत थी, तो यू नो आई एम हुँ, यूजिंग दिस सीट हुँ, फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर। हुँ, आज सुबह का अखबार उठा के अगर आपको कोई करंट न्यूज मिली हो हुँ, और बच्चे उसको पढ़ लें तो वी कैन यूज हॉट सिटिंग। हर एक चैप्टर के ओह! अंदर हॉट सिटिंग यूज हो सकती है। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसे हमारे पास 100 से ज्यादा ड्रामा कन्वेंशंस हैं जो ये आपके अलग। खुद के बनाए हुए हैं? जी नहीं, ये ऑलरेडी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, ओके, यूनिवर्सली यूज होते हैं ऑलराइट। सभी के लिए। हुँ, और कभी कभी हम बनाते बनाते भी कन्वेंशन क्रिएट कर लेते हैं हुँ, जो हमारे खुद के भी होते हैं। हुँ, सो ऐसे ही एक चैप्टर है बहुत छोटी क्लास का, बस के नीचे भाग, एनसीईआरटी की किताब का, हुँ, जिस पर हमने 20 मिनट्स का प्रोग्राम डेवलप किया है। अच्छा, और उसमें एक छोटा सा बाघ का बच्चा है जो जिसको हम एक थैले में से निकल के दिखाते हैं, सब बच्चे बैठ जाते हैं एंड उसके बाद हम मैं खुद ही ड्राइवर बनता हूँ क्योंकि आज सबको पिकनिक पर जाना है। फिर मैं ड्राइवर बनता हूँ तो पूछता हूँ मेरा नाम क्या होगा, तो वो बोलते हैं आपका नाम ये होगा, मेरी उम्र क्या होगी, आपकी उम्र ये होगी, बस का नाम क्या होगा, बस का नाम ये होगा, कलर क्या होगा बस का, मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। हुँ, तो धीरे धीरे मैं जब बस इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, मैं पूछता हूँ चाबी कहाँ लगाऊं, आवाज क्या निकलेगी, हुँ, तो मैं पार्टिसिपेशन बिल्डअप करना शुरू कर देता हूँ। हुँ, देन आई सेड कि अच्छा मैं ड्राइवर हूँ तो मेरा नाम क्या है, तो हुँ, मेरी एज क्या है, अच्छा मैं सर पे कुछ बांध लूँ, तो दे गिव मी समथिंग, सम प्रॉप्स वी यूज एंड वी बिकम ड्राइवर। एंड देन जब हम बस चला रहे होते हैं अचानक जोर से ब्रेक मारते हैं एंड आई सेड कि सामने कोई आ गया और वो बच्चा बाघ का बच्चा आ जाता है। देन आई टोल्ड देम क्या कैन आई बिकम बाघ का बच्चा, दे सेड यस, देन आई बिकम बाघ का बच्चा। और जब मैं बाघ का बच्चा बन के उनसे बात करता हूँ तो स्टोरी के एंड में ये होता है कि अब हम इसको बाघू को अपने साथ ले जाएं या जंगल में छोड़ें। हाँ, इस पर बच्चे डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज उनका इनोसेंट दिल कह रहा होता है कि इसको लेके जाएंगे और उनका इंटेलेक्ट कह रहा होता है कि नहीं, इनकी जगह जंगल में। हमारा एज ए फैसिलिटेटर काम होता है दोनों चीजों को प्रोवोक करना ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और उनका क्रिटिकल माइंड डेवलप होता जाए। तो आई आर्ग्यू ऑल्सो, अच्छा तुम घर ले जाओगे तो फिर उनकी मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर तो हम खा जाएंगे। सो ये सब चलता है, बट एट द एंड उनको समझ में आता है। यूनिवर्सली वो सोचते हैं कि इसको छोड़ के आते हैं, इनको वापस छोड़ते हैं। सो देन ऐसा होता है। देन हमने एक कन्वेंशन ऐड कर दी कि अब कुछ समय बाद बागू की तुम सबको याद आई तो उसके लिए एक लेटर लिखो और इसका एक फोटो बनाओ। आप सरप्राइज होंगे, मेरे घर में 10,000 बागू के लेटर और फोटो है। एंड द सरप्राइज थिंग इज दिस, एक भी फोटो एक दूसरे से मैच नहीं करता क्योंकि हमने कोई पपेट बागू नहीं दिखाया ना उनको। हमने उनकी सोच को रोका नहीं था। सबका बागू अपनी तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड में था। यू विल कम टू माई हाउस एंड सी that 10,000 बागू ऑफ होल कंट्री, बिकॉज मैंने इस छोटे से 20 मिनट के प्रोग्राम को पूरे देश में किया है। इसी तरह हमने केकई के ऊपर काम किया है जिसको हमेशा हम नेगेटिव करेक्टर मानते हैं, रामायण का पात्र है। या हमने नदी के ऊपर बहुत सारा काम किया है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया है। तो सब्जेक्ट को लेकर भी हम ड्रामा कन्वेंशन का यूज करते रहे टीचर्स वर्कशॉप में। वी ट्राई टू डू टीचर्स वर्कशॉप ताकि हम टीचर्स को एम्पावर कर पाए। टीचर्स के अंदर कोई रेजिस्टेंस है ये चीज़ों को लेकर, या स्कूल्स एक्सेप्ट कर लेती है रेडिली, या थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं? दोनों बातें सही हैं। रेजिस्टेंस भी होता है बिकॉज कभी भी कोई सबको लगता है ड्रामा है, ड्रामा वाले हैं तो, लेकिन जब वो वर्कशॉप करते हैं तो उनको पता लगता है लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। ये तो हमें हमारे प्रोफेशन में ऐड कर रहे हैं जो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट भी नहीं था। ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, पपेट, ड्रामा कन्वेंशन, रोल प्ले, ये सब ट्रेनिंग के दौरान कितना कम होता है। और एक्सपीरियंशियल बनाने के लिए अगर आप हमारी लापोला वर्कशॉप्स करते हैं, टीचर्स वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें आपको एक बार रीबर्थ होने का मौका मिलता है टीचर को। पर टीचर्स तो अब उस एज ग्रुप में है ना जहाँ पे उनके लिए लर्नर होना वापस बहुत मुश्किल है। उस चीज़ को आप कैसे ओवरकम डी लर्निंग करते हैं हम खेलते हैं उनके साथ, हम उनके स्कूलों की बातें करते हैं। हम टीचर को पहले बच्चा बनाते हैं
फिर उनको अपना स्कूल याद आता है, अपने टीचर्स याद आते हैं। और हम कहते हैं आज से 20 साल बाद जब तुम रिटायर्ड हो जाओगे ना, तुम्हारे बच्चे भी जो आज स्टूडेंट है वो तुम्हें याद कर रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब आप अपने टीचर्स को याद कर रहे हैं। व्हाट इज मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक ये है कि वहाँ भी क्रिएटिविटी जीरो हो गई, हाँ, क्योंकि दे आर बर्डन विद द सिलेबस एंड दे हैव ओनली द डिजिटल ब्लैक बोर्ड और बोर्ड एंड सिलेबस। क्रिएटिविटी नहीं है, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस छोड़िए, 40 बच्चों के साथ कनेक्ट होने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जो कि लापोला के पास जी। तो डी लर्निंग कैसे कराते हैं आप टीचर्स के? हम खेलते हैं। खेलना एक बहुत बड़े थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, उनका नाम है पीटर श्लेट। उन्होंने बोला था कि बच्चे का ना ये इनबर्न स्वभाव है, खेलना कूदना, इमेजिनेशन करना, मस्ती करना। टीचर्स भी तो ह्यूमन हैं, उनके भीतर भी एक बच्चा है जिसको सो कॉल्ड उन्होंने मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का बना दिया। और स्टाफ रूम की पॉलिटिक्स में ये सब्जेक्ट वाले अलग, वो अलग, सीनियर अलग, जूनियर अलग, हम सबको मिला देते हैं। और हम शुरुआत करते हैं वॉक, स्टॉप, हाथ मिलाना, आई कांटेक्ट, मस्ती करना, थोड़ा सा खेलना कूदना, डांस करना। धीरे 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 हम खोल देते हैं, और खोलने के बाद उन्हें मज़ा आता है। और उसके बाद हम रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द फैसिलिटेटर एंड द टीचर? मतलब व्हाई नॉट अ टीचर कैन बी अ फैसिलिटेटर फॉर द चिल्ड्रन। तो हम धीरे धीरे मस्ती में सीखते जाते, सिखाते जाते। हाँ, पर टेक्स्ट बुक लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, कि वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो आपका मैकेनिज्म है ड्रामा को और आर्ट्स को इंक्लूड करना एजुकेशन में, ये टाइम टेकिंग नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। बुक लर्निंग के कंपैरिजन में? आप मुझे ये बताइए, अगर हम 8th क्लास की बात करते हैं, 7th की करते हैं, या कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पे क्लास ले सकते हैं, एक बुक में कितने चैप्टर होते हैं? 20 से 22 चैप्टर। और कितना टाइम मिलता है हमें? 200 दिन। ऑलमोस्ट 200 दिन स्कूल चलता है। पर पहले चैप्टर के बाद आखिरी चैप्टर का मौका कब आता है? अगले मार्च में आता है। अगर इस मार्च से हमने शुरू किया, क्यों ना ये सब उल्टा हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है। पूरी किताब अपने आप में कहानी है, पूरी किताब को खत्म करने में 2 से 3 दिन लगते हैं, अगर हम ड्रामेटिक फॉर्म में इसको ले आए, मस्ती मारे। और होमवर्क क्या है? होमवर्क तो रिकॉलिंग था ना, पर ये रिकॉलिंग बचा है? अब नहीं। अब तो होमवर्क खत्म करने की एक रिकॉलिंग जैसा कनेक्शन नहीं बना। सो मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जिस रियल एजुकेशन को हमें छूना चाहिए, एक बार अगर हम बच्चे से 5 मिनट अपनी क्लास में ऐसे कनेक्ट हो जाएं, एक बार हम कुछ होतोपो कर लें। होतोपो बोलिएगा, होतोपो, होतोपुई, या इतना सा भी कर लें तो आइस ब्रेकिंग हो जाती है, एक वेब बदल जाती है, एक वाइब्स बदल जाती हैं। हमारी जिंदगी में इतना सा एक सेकंड नहीं है हमारे पास। और जब ये हो जाता है तो पूरा 45 मिनट का पीरियड मजेदार हो जाता है, नहीं? सो छोटी छोटी सी चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में रचनात्मकता और एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, पर क्योंकि कन्वेंशनली ऐसा करते नहीं हैं लोग, और जो करते हैं उनके लिए भी माइंड में परसेप्शंस होते हैं सोसाइटी के अपने, कि है ना, देयर इज़ अ सर्टेन वे। जैसे आपने बोला कि ब्लैक और वाइट में हमने कैटेगराइज कर दिया है, रॉन्ग और राइट में कैटेगराइज, गुड और बैड में कैटेगराइज कर दिया है। तो वो जो सोसाइटी का परसेप्शन है, उसको कैसे आप ओवरकम करते हो? नहीं, सोसाइटी का परसेप्शन अपनी जगह पर है, वो आज से नहीं। मैं इंडिविजुअल लेवल की ही बात कर। जी, मैं ये कह रहा हूँ वो हमेशा से रहा है। हाँ, हमने तो हमेशा से, हमने क्या, हमसे हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा से विरोध को देखा है। विरोध जिंदगी भर रहेगा। आपको ना समझने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन क्या आप अपनी यात्रा छोड़ देंगे? क्या आप अपनी सकारात्मकता छोड़ देंगे? क्या आप, क्योंकि आप बच्चों की दुनिया में काम कर रहे हैं। अगर अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी हम सोशल चेंज की बात तो कर ही नहीं रहे। सो क्या हम अपनी इस जिद को, अपनी इस लड़ाई को, जिसमें क्रिएटिविटी एक बड़ा रोल निभा सकती है, जिसमें कला एक बड़ा रोल निभा सकती है, और जरा सा
जरा सा चेंज करने की ज़रूरत है, पूरा क्लासरूम खिलखिला कर हँस सकता है। और एक कहते हैं ना, किसी ने कहा है, आई थिंक बर्नार्ड शॉ ने कहा है, थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कि हँसते तो बड़े बुजुर्ग भी हैं, पर अगर कोई बचपन में ही हंसना छोड़ दे तो बड़ा बुजुर्ग हो जाता है। हाँ। बुढ़ापा तब नहीं आता जब आप हंसते हैं, बुढ़ापा तब आता है जब आप हंसते नहीं हैं। और हंसना, हैप्पीनेस, खेलना, एनर्जी, छूना, हर चीज गुड टच और बैड टच नहीं है, उससे भी बड़ी दुनिया है। तो हम इसको सीमित ना करते जाएं, वरना तो सेंसेस जैसी चीजें बचेंगी नहीं। कौन से सोशल इश्यूज पे आपने वर्कशॉप्स लिए हैं? मैं पूरे देश में 20-22 राज्यों में अब तक अपनी यात्रा को लेकर काम कर चुका हूँ। और जब हम मार्जिनलाइज बच्चों के साथ पास जाते हैं, या जब हम ऐसे बच्चों के साथ पास जाते हैं जो बहुत वंचित वर्ग से आते हैं या आदिवासी प्लेटफॉर्म से आते हैं, तो तब भी हम खेलते कूदते मस्ती करते हैं उनके साथ, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, है ना। तब भी हम नाटक बनाते हैं। तो पता लगता है कि आज भी बाल विवाह है। मैं राजस्थान में बहुत काम कर चुका हूँ। मैंने कुकनवाली में काम किया है, अजमेर में बहुत काम किया है, मैंने अजमेर से बहुत आगे जो अंदर गांव है वहाँ पर बहुत काम किया है, राजस्थान के अलग अलग एरियाज में काम किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश के आदिवासी एरियाज में मैंने बहुत काम किया है। गुजरात में भी जो धर्मपुरा, कपुराड़ा, इस तरह की जो आदिवासी बेल्ट्स हैं वहाँ पर मैंने बहुत सारा काम किया है। या यूपी में मैं कहूँ तो मूसहर बच्चों के साथ, बेड़िया एक कम्युनिटी है, उनके साथ काम किया है। सहरिया राजस्थान में बहुत बड़ी एक कम्युनिटी, उनके साथ काम किया। और इन सभी बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप हिल जाते हैं। इतने सारे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ हैं कम्युनिटीज़ के, इश्यूज़ हैं जाति और पाति के, इश्यूज़ हैं आज भी उनके अधिकारों से उनको वंचित रखने के, बाल विवाह। आप कोई एक प्ले एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी, एग्जाम्पल के लिए कोई जी एक जी play? जैसे हमारी वर्कशॉप में जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और जब हम उनको एक मौका देते हैं कि अपना ड्रीम बनाओ। जैसे कि मैंने एक होम्स है तिहाड़ जेल के बहुत पास में, जो वहाँ पर एक काम किया। और जब मैंने वहाँ बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए या ड्रीम बनाने के लिए दिया तो मैं हिल गया, क्योंकि उन सारी ड्राइंग्स में बंधन था, आज़ादी की एक मांग थी, माँ की ज़रूरत थी, घुट रहे थे वो अंदर अंदर। और मैं भी घुट गया, मतलब इफेक्टिव हो गया एकदम। ऐसा लगता है ना जैसे आप जब आप सचमुच में काम कर रहे होते तो आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। सो उस दिन बहुत लगा था कि क्या मैं अपना सारा काम छोड़ के केवल होम्स के बच्चों के साथ ही काम करूं तो भी कम पड़ेगा, पर मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, हर बच्चे तक पहुंचना है। सो जब हम इस तरह की प्रोसेस बच्चों के साथ करते हैं जहां वो अपने मन की बात बोल पाएं, अपने दिल के अंदर जो उन्होंने बहुत सालों से रोक कर रखा है उसको खुलकर बता पाएं, अपने साथ होने वाली जातियों को बता पाएं, अपने स्कूल में मिलने वाली पनिशमेंट्स को बता पाएं या लिख कर दे पाएं। आई हैव मोर देन 1000 लेटर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया जहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात बच्चे लिख कर दे रहे हैं। कहीं पर घास आपके स्कर्ट में घुसा दी जाती है। मैं ये पहाड़ी एरियाज की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। या आज भी डंडे हाथ पर पड़ते हैं, या पीठ पर बैग लेकर मुर्गा बनना होता है। ये बातें हमको बड़ी अजीब लगती हैं और ऐसा लगता है अरे ये तो सब अब है ही नहीं। अभी मैंने कुछ दिन पहले वर्कशॉप की है जहाँ पर बच्चों ने मुझे लेटर्स लिखे हैं कि उनके साथ किस तरह का बुरा बर्ताव स्कूल में, क्लासरूम में होता है। और ये सब है जिसके ऊपर वो आवाज़ नहीं उठा पाते, पर हमारी वर्कशॉप में वो लेटर लिख पाते हैं, ड्राइंग बना पाते हैं, और वो बाल समूह की ताकत से अपनी बात को 1098 तक ले जा पाते हैं, या उनको पता लगता है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो अपनी बात को रख सकते हैं। ये मेरे उस काम की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं सोशल सेक्टर में बहुत सालों से कर रहा हूँ। जी, आपने इतने सारे सोशल इश्यूज पे काम किया, एक प्रेसिंग इशू जो अभी ज़्यादातर चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं?
अभी का तो अटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब अटेंशन नहीं है, कोई सुनता नहीं है उनको। बाल विवाह आज भी जिंदा है। ये गलतफहमी में हमें नहीं होना चाहिए कि नहीं हो रहा है। मतलब बड़ा दुख होता है कि रात के 2 बजे के बाद होता है, जब सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं। या ये भी मैं बोल सकता हूँ कि स्कूलों में मिलने वाला जो शिक्षा का स्तर है, जहाँ पर हम दिमाग को खोलने की जगह दिमाग को बंद कर रहे हैं। यू नो, टीचर्स बता रहे हैं कि अरे तुम्हें कुछ खाने को मिल रहा है ना, खाओ और जाओ। द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज्ड विद द चिल्ड्रन। सो बच्चों के आगे जो आज सबसे बड़ा सवाल है वो है उनकी डिग्निटी का, उनकी रिस्पेक्ट का। अब भी आज भी आज भी। और गर्ल्स के आगे बहुत सारे इश्यूज हैं। जब स्कूल दूर होता है तो पेरेंट्स छुटवा देते हैं घर, या स्कूल में कुछ भी बुरा उन्होंने सुना किसी और के साथ, तब भी वो उनको छुड़वा देते हैं। मैं ऐसी कितनी बच्चियों को जानता हूँ जिनकी बचपन में गौना, शादी, ये सब हो जाता है, और उनको बता दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, पढ़ाइयाँ रोक देते हैं। या फिर गर्ल्स के आगे तो और भी इश्यूज हैं कि अगर स्कूल दूर है 8वीं के बाद तो ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। आपने इतने सारे स्टेट्स में काम किया है, सबका कल्चर अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, तो आप उनके साथ कैसे कनेक्ट हो पाते हो? ऑफ कोर्स आपको सारी लैंग्वेजेस तो नहीं आती होंगी, सारे डायलेक्ट्स तो नहीं आते, तो कैसे आप उनके साथ कनेक्ट हो पाते हो कि वो इतने डीप इश्यूज आपके साथ शेयर करते हैं? आई फील आई एम ए लर्नर। मैं सीखता हूँ, मैं कनेक्ट होता हूँ, और मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए लापोला एक टूल है। और लापोला की कोई भाषा नहीं है, हम जिब्रिश का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए, होता पता कौन, होता पता कौन नहीं ऐसे कीजिए, होता पई, होता पई, अच्छा पाओ पाओ। होता पापा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये आप भी पकड़िए एक बार, पकड़िए, ये देखिए, ये जो है ये आज से नहीं है, ये करीब मेरे पास 25-30 साल से है। और जब मैं इसको पहन लेता हूँ, पहनिए आप भी, और ऐसा कीजिए और आप बोलिए ये दिल की भाषा है। ये भाषा मलयालम बोलने वालों को भी आती है, कश्मीरी बोलने वाले को भी आती है, या गुवाहाटी में आदिवासी आंचल में आसाम में रह रहे बच्चे को भी आती है, काकब्रोक बोलने वाले बच्चे को भी आती है, त्रिपुरा में रहने वाले बच्चे को भी आती है, यूपी में रहने वाले बच्चे को भी आती है। ये वो भाषा है जिसमें कोई भाषा ही नहीं। इसीलिए तो हमने अपना नाम लापोला रखा है ना। हमारे पूरे काम का कॉन्सेप्ट को ही हमने लापोला बोल दिया है, LAAPOLAA, लापोला। और इस भाषा के थ्रू, क्योंकि मेरे काम में फिजिकल लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है, इमोशनल लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है, आंखें भी बोलती है ना, दिल भी बोलता है, कनेक्शन भी बोलता है, वाइब्स बोलती है। सो इन सबसे सीखना होता है और कनेक्ट होना होता है। मैं बहुत छोटे से बच्चे के साथ भी काम कर लेता हूँ और बहुत बूढ़े बच्चे के साथ भी काम कर लेता हूँ। भाषा कभी भी मेरे लिए बैरियर नहीं होती। कैसे, मतलब कैसे फिजिकल लैंग्वेज जो आपने बोला, इमोशनल लैंग्वेज आपने बोला, उससे वो कैसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे बच्चे? मुझे थोड़ा सा नहीं, हमारी सारी एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटीज है। बहुत सारी एक्टिविटी हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। जब पूरा ग्रुप होतोपो बोलता है तो वो अपने आप को नहीं देख रहा होता है, वो होतोपो कर रहा होता है। क्लासरूम की क्या प्रॉब्लम है, वहां एक बच्चे को खड़ा होके बोलते हैं कि आप बताओ, तुम बैठ जाओ, तुम बताओ, तुम बैठ जाओ, तुम बताओ। सो सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस को हमने एक साइड कर दिया, और हम काम भी देते हैं, टास्क भी देते हैं, तो सब ग्रुप में देते हैं, 1 to 1 देते हैं, 2 लोगों में देते हैं, है ना, 3 लोगों में देते हैं, 5 लोगों में देते हैं, और हर बार उनको वो ग्रुप नहीं मिलता, फिर नए लोग मिलते हैं। सो उनका कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा होता है। जिस ग्रोथ की बात हमारे बड़े बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट करते हैं, है ना, चाइल्ड ग्रोथ की बात करते हैं, बाल मन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि बच्चा हर पल सीख रहा है, या 3 साल की उम्र तक वो सारी चीज़ें सीख लेता है, उसके बाद अप्लाई करता है। ये सब तो लापोला ऑलरेडी कर रहा है अपनी वर्कशॉप्स के अंदर। सो आई फील कि लैंग्वेज से कोई ऐसी इशू नहीं आते, क्योंकि ड्राइंग अपने आप में एक भाषा है।
ड्राइंग भी अपने आप में एक भाषा है, खेलना कूदना अपने आप में एक भाषा है। हुँ, आँखों की बात मैंने की, हुँ, मैंने सेंसेस की बात की। हुँ, यू नो जब 2 लोग जो एक-दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, हुँ, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हाँ। हुँ, नाइस। आपने सबसे लॉन्गेस्ट वर्कशॉप कितने ड्यूरेशन का रखा है आज करीब तक का? 1.5-2 महीने तक किया हुआ है। हमारे ओह! जो फेस्टिव ड्रामा है ना, हम हाँ, लोग फेस्टिव ड्रामा भी करते हैं। हाँ, फेस्टिव ड्रामा हमारे करीब डेढ़ 2-2 महीने तक जाते हैं और हुँ, बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग, हुँ, बहुत जुड़ जाते हैं और जब वो प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा होता है तो हुँ, यू नो टीचर्स घड़ी देखना बंद कर देते हैं। हुँ, कोई स्कूल से जाना नहीं चाहता या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस भी जब हमें बुलाती है तो हुँ, वो जो हमने लिमिट सेट की होती है वो टूट जाती है और हुँ, सब मिलकर आनंद ले रहे होते हैं उस हुँ, काम को आउटकम लाने की तरफ कर रहे होते हैं तो हुँ। लॉन्गेस्ट तो यही 1.5-2 महीने तक किया द है। रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग इज़ क्योंकि अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है ना, तो बच्चों को भी आप देखो तो पुट ऑफ हो जाते हैं थोड़ी देर में टीचर हम्म, से। टीचर को जैसे आपने बोला कि बोलना पड़ता है बार-बार अटेंशन हम्म, प्लीज़। तो वैसा आपने आपके वर्कशॉप्स में कभी ऑब्ज़र्व किया है? कि जी कुछ टाइम बाद जी जी बच्चों के एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं या उनको आपको वापस गैदर करना पड़ रहा है? एक्चुअली हम छोड़ते ही नहीं और हम छुटते ही नहीं। हुँ, समझिएगा, हम हुँ, कुछ नहीं सिखा रहे हैं। हुँ, कुछ ना सिखाना बहुत बड़ा सिखाना होता है। समझिएगा मेरी बात को डिकोड कीजिएगा। हुँ, मैंने कहा कि जब मैं आपके आगे टीचर बन के बैठ जाऊँ, हाँ, तो मैंने आपको यू नो अनकम्फर्टेबल बना अनकम्फर्टेबल दिया। कर दिया। हाँ, पर अगर मैं आपका को-लर्नर बन जाऊँ हुँ, कि चलिए साथ मिल के ढूँढते हैं, हुँ, साथ मिलकर खोजते हैं और मैं बहुत बार बोलूँ कि यार ये कैसे होगा? हुँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। हुँ। तो मैं कितना भी बड़ा हूँ हाँ, मैंने अपना स्टेटस को क्या कर दिया? साइड में रख दिया। बहुत छोटा कर दिया हुँ, और उनके बराबर पर मैं जब आ गया। सो जब हुँ, को-लर्नर आप बन जाते हैं ना हुँ, एंड यू सेड कि लेट्स डिस्कवर टुगेदर, हुँ, लेट्स फाइंड आउट। सुनो हुँ। ये तो पेरेंट्स भी नहीं कर पाते। हाँ, ये तो पेरेंट्स भी नहीं कर पाते और सोचते ही नहीं है। मतलब वो मानते हैं बच्चा बच्चा ही है। हुँ, जबकि आजकल के बच्चे इतनी इन्फॉर्म्ड हैं, हुँ, इतनी ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को हुँ, कि एक एडल्ट 40, 45, 50 इयर्स वाला व्यक्ति भी नहीं जानता, है हुँ, ना? ये डिजिटल युग में वो पैदा हुए हैं। हुँ, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं वो, हुँ, स्मार्टफ़ोन से भी स्मार्ट हैं। हुँ, सो इसलिए बहुत बराबर का जब हम हो जाते हैं ना, हुँ, तो मिलकर खोज शुरू होती है। हुँ। जी। एजुकेशन में करिकुलम डिसाइडेड है, तो आपका प्रोसेस है वो क्रिएटिविटी लर्निंग में इनकलकेट करने का। लेकिन एग्ज़ाम्स तो वही सब्जेक्ट पे होने हैं, हुँ। सब्जेक्ट का करिकुलम सेम रहना है, तो वो क्रिएटिविटी डिस्प्ले कैसे करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम स्कूल को रिप्लेस कर दें। हुँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम मत लीजिए। हुँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास दुनिया के सारे जवाब हैं। हुँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है, जो हुँ, बड़ा ज़रूरी है हर एक हुँ, ह्यूमन के लिए। हुँ, पढ़े लिखे के लिए भी और उसके लिए भी जो स्कूल तक ना पहुँचा हो। हुँ, होम स्कूलर भी बहुत सारे बच्चे हैं। हुँ, ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ तक स्कूल नहीं पहुँच पाया हुँ, या वो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते, है ना? तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस। हुँ, हम कह रहे हैं हमारे इस काम से, लापोला के काम से किसी भी व्यक्ति का पर्सनल, सोशल और आर्टिस्टिक ग्रोथ होती है। हुँ, और स्कूल और दुनिया तो वहीं रहेगी, है ना? हुँ, वो हुँ, अपने आप चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई अपने आप से मुलाकात कर ले, हुँ, अगर कोई अपने आप को जान ले, हुँ, अगर कोई पढ़ने का मकसद जान जाए, तो हुँ, उसके लिए किताबें फिर बहुत भारी चीज़ नहीं होंगी। हुँ, वो बहुत छोटी-सी होंगी क्योंकि उसके लिए सोचना, समझना, ढूँढना, हुँ, खोजना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हुँ, इसीलिए मैं आपको शुरुआत में कह रहा था ना कि नथिंग कैन बी टॉट हुँ, इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल बाय द श्री अरविंदो हुँ, एंड नियर टू फार हुँ, near to far is also a principle of education according to Shri Aurobindo and mother. हुँ, So अपने आप को जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप हुँ, को जान जाते हैं, हुँ, सो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हुँ, दुनिया तो यही है ना, हुँ, इसी दुनिया में हमें जीना है। तो हुँ, क्यों फिर हम सर पकड़ कर जिएँ? हुँ, आजकल कितना स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं आप।
आजकल कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हम, हम्म, आजकल कितना मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं हम छोटे से एक्शन को भी, है ना, छोटे से लुक को भी हम कितना थ्रेटिंग बना ले रहे हैं। तो वो जो त्योहार होता था, वो जो फेस्टिव मूड होता था, वो जब खत्म हो रहा है, बहुत रेडीमेड होता जा रहा है, हाँ, हम उसको वापस ला रहे हैं अपने प्रोसेस में, और हम कह रहे हैं खुलकर जीना, खुलकर मस्ती कर रहे हैं, खुलकर ढूंढना है अपने आप को, तब आएगा मजा। और हम मतलब जब आप अपने आप को जान जाते हैं, जब आप मी टू वी की यात्रा को कर लेते हैं, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, और हमारा प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी है, हमने भी बहुत सारे डू एंड डोंट्स और एक पूरा रोड मैप क्रिएट किया हुआ है। हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, टीचर्स के लिए बनाया है, बच्चों के लिए बनाया हुआ है ना, स्कूल के लिए, संस्थाओं के लिए, गांव के लिए अलग है, शहर के लिए अलग है, स्लम्स के लिए अलग है, मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग है। तो एक रोड मैप है, अगर आप इसको पार कर लेते हैं तो आप उसके बाद कुछ भी बने, आप कितना भी पढ़े, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ज़रूरी थोड़ा ना कि आप कलाकार बने। पेरेंट्स के लिए जो आपका प्रोग्राम है, उनके क्या कोर थीम्स है कि आज के पेरेंट्स में होनी ही चाहिए जो कि अभी मिसिंग है? हम कह रहे हैं एक्शन फॉर कनेक्शन, हम कह रहे हैं स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड थ्रू एक्शन। वो जो स्ट्रेंथ है ना उनकी, वामनत है, जो उनके अंदर की माँ और बेटा और पिता, मम्मी पापा और बच्चे, इन तीनों का जो एक टीम वर्क है ना, इसको रिवाइव करना है, और इसके अंदर एक दूसरे के अंदर लिसनिंग की कैपेसिटी को डेवलप करना। मतलब उनका जो टच है, उनका जो हग है, उनका जो फैमिली ट्री है, उसकी याद दिलाना है। बच्चों को पिज़्ज़ा के नाम पता है, पिज़्ज़ाज के नाम पता है, बिस्किट बर्गर्स के नाम पता है, उनको ये पता है कौन सी कॉफ़ी, कौन सी क्या क्या नाम है, या कौन सी और कॉर्नर्स क्या है, क्या क्या हॉबीज़ हैं, नए नए क्या क्या गेम्स आ रहे हैं, बट दे डोंट नो अबाउट देयर एंसेस्टर्स। अपने गांव का नाम नहीं पता, अपने परदादा के बारे में कुछ नहीं पता, अपने दादा के बारे में नहीं पता। हमारी वर्कशॉप में मिलकर जब एक फैमिली मिलकर फैमिली ट्री बनाती है, तो वो केवल आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट करते करते एक दूसरे को टीच भी कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारे दादा कौन थे, गांव क्या था, स्ट्रगल क्या था, मम्मी का क्या था, केवल फादर की साइड नहीं, मदर की साइड भी। सो दोनों की इम्पोर्टेंस बच्चे को समझ में आ रही है, और वो बॉन्ड फिर से रिबॉन्ड हो रहा है। तो हमारी पेरेंट वर्कशॉप में हम काफ़ी समय तक केवल बड़ों के साथ काम करते हैं, फिर धीरे से बच्चों को भी लाते हैं, और क्योंकि बड़े बड़े स्टिफ होते हैं, दे डोंट वांट टू प्ले, दे थॉट कि उनके साथ बेचारों के साथ बड़ा अन्याय भी किया हमारे समाज ने। हमने पेरेंट को केवल पीटीएम पे ही बुलाया नहीं, और पीटीएम पे हमने सारी बुराई बता दी बच्चे की, जिसको वो लेकर जाते हैं, और जैसे ही गेट के बाहर निकलते हैं स्कूल के, बमबाट होता है बच्चे के ऊपर। सो रिलेशनशिप कड़वाहट में बदलता है। हमारी वर्कशॉप में हम कुछ नहीं बताते, हम कहते हैं ये आप हैं, ये बच्चा है, ये ड्राइंग है, ये गेम्स है, खेल है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स एंजॉय द डे, लेट्स हैव अ मीनिंगफुल 1 hour 2 hour 3 hour थ्रू आर्ट, थ्रू ड्राइंग, थ्रू गाना, थ्रू सिंगिंग। चिल्ड्रंस क्रिएट पोएम्स ऑन देयर पेरेंट, they write down a poem on their family, they write down struggle of their parents, they create their family times akhbar. In our workshop they create a newspaper on their own family, which is all creative ways of bring out a process. So ये मस्ती वाला होता है। बहुत पेरेंट्स इमोशनल होके जाते हैं, कहते हैं हमने तो बहुत साल से, हम हस्बैंड वाइफ तो बन गए पर हमने खुद ही नहीं खेला साथ में, इतनी मस्ती तो हमने ही नहीं की जितनी आपने करा दी। दे लव दिस ऑल पेरेंट सेशन। हाँ, सुनने में इतना मज़ेदार लग रहा है जी। आप कितनी स्कूल्स के साथ कर रहे हैं एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा, हम तो हमें लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, हम बहुत से स्कूलों में जाते हैं, देश के अलग अलग भागों में मैं जाता हूँ, और बहुत सारी संस्थाएं मुझे बुलाती हैं, बहुत सारी सोशल जो चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो कॉल मी। मतलब 25 30 35 साल से यही प्रोसेस चल रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई बुला रहा होता है,
और हम लोग थिएटर भी कर रहे हैं, प्लेज भी कर रहे हैं, पर हमारे प्लेज चाइल्ड सेंट्रिक, पार्टिसिपेटरी और मीनिंगफुल हैं, बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सोशल इश्यूज के ऊपर होते हैं या बच्चों के इश्यूज के ऊपर होते हैं, पार्टिसिपेटरी भी होते हैं। हमारे प्लेज में ऑडियंस सवाल जवाब करती है एक्टर्स के साथ। आपकी एक्टिंग से लेकर अभी लापोला फाउंड करने की क्या जर्नी रही है और कैसे आपने एक्टर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है और अभी ये ट्रेनर्स के लिए जो लापोला जैसे छोटे छोटे पोजीशन पर ही अपना जो है स्किल्स एग्जीक्यूट करके और एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? मैं मेरे बचपन की बात करता हूँ क्योंकि वहीं से कहानी शुरू होती है मेरी। मेरे घर में थोड़ा सा आर्टिस्टिक माहौल था। मेरी माताजी रेडियो सिंगर थी एक ज़माने में। उस ज़माने में पुरानी दिल्ली होती थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और शी यूज टू गो टू रेडियो स्टेशन, कश्मीरी गेट पे होता था। वहाँ पे वो गाती थी। और मेरे मामा भी बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत थे। और एक तो ये मैं कह सकता हूँ कि घर की वजह से मैं बाय एक्सीडेंट इस काम में नहीं आया। हाँ। हमने बचपन से थिएटर देखा है, नाटक देखा है, अपने बड़े भाई को परफॉर्म करते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की तो गुजर गए थे जब मैं 4 साल का था। सो हमेशा से उनको मिस किया है मैंने। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग मिले हैं जो फादर फिगर ही रहे मेरे लिए, और उनसे बहुत सीखने को मिला है। मेरी सोसाइटी ने मुझे बहुत सिखाया। मैं बचपन से रामलीला का हिस्सा भी रहा हूँ, बहुत सारा रामलीला किया है, हर रोल किया है हमने रामलीला में, बहुत सारा जन्माष्टमी मनाई। मैं दिल्ली के एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे हर तरह के लोग रहते थे, गवर्नमेंट कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं। सो वहाँ से मेरा बचपन शुरू होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। उसके बाद स्कूल में मैं एक स्कूल तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है, पर दूसरा स्कूल बड़ा अच्छा है जहाँ मैं योगा करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, गाना गाता हूँ। और फिर जब मैं और हायर स्कूल में जाता हूँ तो हमारी टीम बन जाती है, सिंगिंग टीम, कल्चरल कमिटीज़ में पहुँच जाता हूँ। और जब मैं इस पूरे काम को देखता हूँ, क्योंकि मैं इस काम का स्टूडेंट रहा, मैं 1990 में जब पहली बार बैरी जॉन सर की तरफ से ये वर्कशॉप्स प्लान की गई थी, तो 150 बच्चे थे उसमें। उन 150 बच्चों में से मैं एक हूँ। सो यू कैन से दैट आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क। सो आई एम द प्रोडक्ट, एंड मैं इसको जी रहा हूँ क्योंकि इस काम ने मुझे बोलना सिखाया, इस काम ने मुझे सुनना सिखाया है। और जो भी मैं आज कर रहा हूँ वो उस 1-1.5-2 महीने का ताकत है जो हमारे साथ पहली बार हुआ, कि हमारी जिंदगी में ऐसे टीचर्स मिले जो हमें सुनते थे, जो हमें हक करते थे, जिनसे हम बात करते थे, और जो हमको सुनते थे, जो हमें ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले, मॉडलिंग, बड़े बड़े मास्क बनाना सिखाते थे। हम इतने पैशनेट हुए कि उसी कंपनी में जॉब मिला। मेरी जिंदगी का पहला जॉब, बचपन की बातें छोड़ दीजिए कि हमने छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, बट प्रोफेशनली अगर आप बोले तो मैंने इसी काम से सीखा और इसी काम में मैंने अपने आप को खपा दिया। और पिछले 25-30 साल से मैं इसी काम में हूँ। आज जब मैं नए यूथ को देखता हूँ जो एक वर्कशॉप के बाद अपने आप को एक्सपर्ट बोल देते हैं, यू नो, दे स्टार्ट चार्जिंग, वो कुछ भी कर बहुत जल्दी से, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो मुझे ये सब सिखाते हैं जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। और मुझे समझ में आता है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर यू नो लैकिंग है उनकी ट्रेनिंग में, या उन्होंने क्या एक्सप्लोर नहीं किया। और उसमें से सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि डाउन टू अर्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, है ना। या आप थिएटर के लिए बने हैं और आपने अपने आप को बच्चों के साथ भी क्रिएट कर लिया। मैं मेन स्ट्रीम थिएटर की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जो कभी भी नहीं सोचते थे कि हम बच्चों के लिए काम करेंगे, पर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू नो स्कूल्स में स्पेस है, स्कूल में जॉब मिल जाता है, और मेन स्ट्रीम थिएटर में यू नो कोई टिकट भी नहीं खरीदता, कोई सर्वाइविंग का बहुत इशू है। बट मुझे लगता है कि हमें बड़े ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करना चाहिए, और तभी जुड़ना चाहिए जब हम सचमुच में रुक कर बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म अपने आप को समर्पित कर पाए। सो मुझे लगता है नए यूथ से मेरी एक ही अपेक्षा है
कि वो खूब एक्सप्लोर करे, खूब समझे, लेकिन जल्दी जल्दी अपने आप को यहाँ भी, बॉम्बे भी, सीरियल में भी, एड में भी, हजारों चीज़ों में अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक चीज में अपने आप को बहुत लंबे समय तक, ये एक साधना है, तो साधना तो बहुत जरूरी है। साधना मतलब जेन्युइन एक्टिंग की जो आप बात कर रहे हो, ये आज के टीवी एक्टर्स या बॉलीवुड एक्टर्स की एक्टिंग से कैसे डिफर करती है? बहुत डिफर करती है। आप थिएटर की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं थिएटर एक्टिंग तो पूरा टोटली डिफरेंट थॉट है। हाँ। जहाँ पे आपको लाइव होना पड़ता है, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है, जहाँ पर आपको जो डायरेक्टर की उम्मीद है आपको वो करके दिखाना पड़ता है। और फिल्म की एक्टिंग या सीरियल की एक्टिंग या दूसरी एक्टिंग जो कैमरे की एक्टिंग है, वो बहुत अलग है। एक एक्टिंग वो है जो जिंदगी से जुड़ी है, जो लापोला कर रहा है। सो हम तीसरी जगह पे आते हैं। हम एजुकेशनल बात कर रहे हैं, हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम उस तरह के प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक है और दर्शक नाटक का हिस्सा है। ये कितना चैलेंज हो जाता है। यहाँ तो स्क्रिप्ट भी काम नहीं करते। हमारा एक प्ले है लापोला चिल्ड्रंस फ्रेंड, जिब्रिश में है, जिसमें मैं खुद क्लाउन बनता हूँ और यही कैप मेरे साथ रहती है और बहुत सालों से हम कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस प्ले, पार्टिसिपेटरी प्ले, ऑडियंस प्ले देखने आती है लेकिन प्ले करके जाती है। सो एक लंबा सा अनुभव है। उस प्ले को लेकर हमने पूरे देश में अलग अलग फेस्टिवलों में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बहुत जगह पर उस प्ले को किया है। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है, रिलीज नहीं हो पा रही है? बहुत बार लगता है सीखने की बहुत ज़रूरत है। मेरा मन होता है बहुत बार। मैं ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, पौधों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पोएम्स लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, प्लेज लिखता हूँ, मैं मास्क बनाता हूँ। दशहरे पर मैं अहमदाबाद में ही रहता हूँ, लेकिन अहमदाबाद में रहकर भी हमारी सोसाइटी में हम 15-20 फुट का रावण बनाते हैं। सो हम क्रिएटिव होना मेरा बहुत शौक है। फिर भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक में तब होता हूँ जब मुझे बच्चे मुझे हिला देते। मतलब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके घर में हो रही उनके साथ ज्यादतियों को जब मैं कुछ कर नहीं पाता, तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। और मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इंडिविजुअली। सो मुझे फिर बाद में बहुत बार ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं यही कर सकता हूँ, है ना। मैं सच में काश मेरे में इतनी ताकत होती कि मैं एक सेंटर डेवलप कर लेता और इन बच्चों को बोलता कि तुम यहाँ भी रह सकते हो, या मैं किसी को शेल्टर दे पाता, या मैं कोई एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेता जहाँ थिएटर इन एजुकेशन एक ट्रेनिंग का रूप होता। दीज आर ऑल आर माई विजन्स ऑल्सो एंड ड्रीम्स ऑल्सो। ड्रीम्स देखना तो कोई गलत बात नहीं, हमें ड्रीम्स देखने चाहिए। सो मैं स्टक होता हूँ और मैं स्टक तब होता हूँ जब मैं सामने वाले को सब कुछ देने के बाद भी मुझे लगता है मैं कुछ नहीं दे पाया। आप आपके प्लेज लिखते हैं जी, आप वर्कशॉप्स बनाते हैं, तो वो क्या माइंडसेट से बनाते हो? वो बहुत चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू कल्चर, या उनका बेसिक कोर थीम है वो सेम रहता है? वर्कशॉप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें खेलना, कूदना, सीखना, ये चीज, खेलना, खुलना और सीखना। हाँ, खेलना, खुलना, सीखना, ये तीन तो एक मोटे मोटे पॉइंट हो गए। फिर एक हमारी एक जर्नी है जो मी टू वी की एक जर्नी है। उसी बीच में बहुत स्पॉन्टेनियस बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, हाँ, तो आपके क्वेश्चन आपने भले ही बहुत सोचा हो कि मैं क्या पूछूंगी पीटर से, पर हम दोनों बात करते करते इतनी स्पॉन्टेनियस है कि हम जी रहे हैं और हम इस पल को जी रहे हैं और बहुत ताजा होकर जी रहे हैं। नहीं, मुझे तो फील हो रहा है और मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ आपसे, और हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ इस रूम में कोई और है भी या नहीं। इतना जिंदा जब वर्कशॉप हो जाती है और जब हम खेल सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, मैं आपको पूरा सुन सकता हूँ कि आप बचपन में कैसी थी, आप कहाँ पढ़ी, आपको क्या डिफिकल्टीज आई, आपको आपको, और ये सब 30 लोग कर रहे हैं, 40 लोग कर रहे हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर करते हो? आपने 1500 लोगों को
पार्टिसिपेट करवाया है वो ना बिल्कुल एक। अलग बात है। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल अलग है, वो बात बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं यहाँ अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं बहुत कनेक्ट होने की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1500 लोगों में भी हम कनेक्ट होते हैं, पर वो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो 1500 नहीं, हमने 2000 लोगों को एक ही प्ले कराया है, कलर माय करवाया है विंग्स। एज़ कलर पार्टिसिपेंट्स हाँ, नॉट ऑडियंस। नहीं एज़ ए पार्टिसिपेंट, हुँ, और उसको 6000 ऑडियंस ने देखा है, यहीं अच्छा, अहमदाबाद में। हुँ, कलर माय विंग्स हमने एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया था वाह! उसके लिए, और अब तक हमने करीब 20 से 22 प्लेज़ ऐसे किए हैं जिनको हम फेस्टिव ड्रामा बोलते हैं। वाह! फेस्टिव ड्रामा का मतलब है स्टूडेंट और टीचर, हुँ, स्कूल का मालिक और पेरेंट हुँ, सब मिलके प्ले करें, हुँ, और प्ले सिलेबस में से क्रिएट हो। अच्छा, हाँ, हमने बैरकपुर से लाल किला की मैंने आपको बात बताई। हुँ, ऐसे ही हमने एक प्ले बनाया भारत की शान गुजरात से, हुँ, या बिहार एक गौरव गाथा, हुँ, बिहार में बनाया। हुँ, या हमने एक प्ले बनाया श्री कृष्णा द स्पिरिट ऑफ कर्मा। हुँ, या हमने प्ले बनाया किस्सा खुलजा सिम सिम, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये सारे प्लेज या और भी बहुत सारे प्लेज हमने पूरे स्कूल को लेके क्रिएट किए, और इसके लिए पहले हमने वर्कशॉप्स की, क्लास वाइज वर्कशॉप्स की, टीचर्स वर्कशॉप की, पूरे स्कूल को तैयार किया, बड़े से स्टेज पर पूरे स्कूल की एंट्री होती है। वॉट एवर आई एम सेइंग, इट्स अवेलेबल इन द वीडियोज ऑल्सो। और पूरा स्कूल नाचता है, प्ले करता है, रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, लाइट्स भी होती है। हर एक डिपार्टमेंट में स्कूल के बच्चे, टीचर, पेरेंट्स काम करते हैं। सब घड़ी देखना छोड़ देते हैं, इतना एंजॉय करते हुँ, हैं। नाइस। थैंक यू सो मच, इट वाज़ सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, थैंक यू। आज के यूथ के लिए आपकी एक एडवाइस? आज के यूथ के लिए एक हुँ, ही एडवाइस हुँ, कि दुनिया भले ही डिजिटल हो रही है, हाँ, पर आज भी हमारी संवेदनाएं जिंदा है। हाँ, आज भी सेंसिटिव होना ज़रूरी है। आज भी अपने मम्मी-पापा को ये बताना ज़रूरी है कि हम उनके बच्चे हैं, ना हुँ, कि उनके बाप हैं। है ना? इन्फॉर्म्ड होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हुँ, कनेक्ट होने से, हुँ, झुकने से, डाउन टू अर्थ होने से, और एक अच्छा-सा हग कर लेने से हुँ, मुझे लगता है कि प्यार बढ़ता है। हुँ, और ये प्यार पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए, उनकी तरफ से भी होना चाहिए, हुँ, और बच्चों की तरफ से भी होना चाहिए। सेम क्लासरूम में भी होना चाहिए, हुँ, टीचर और बच्चों के बीच में हुँ। कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी टीचर्स के लिए एडवाइस, ये कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए? है। दे कैन डू मिरेकल्स। हुँ, कोई उनके 40 मिनट्स के पीरियड में नहीं आने वाला है। हुँ, वो हैं, बच्चे हैं, और सिलेबस है, हुँ, और क्रिएटिविटी है। हुँ, इफ दे गो ऑन द राइट पाथ, दे हुँ, कैन डू मिरेकल्स इन द क्लासरूम। हुँ। और प्रिंसिपल्स के लिए? मैं कौन होता हूँ प्रिंसिपल्स के लिए कुछ भी राय देने वाला, बट हाँ, बहुत ही स्टिफ जॉब होता है एक प्रिंसिपल का, हुँ, और बहुत मुश्किल होता है। हुँ, बट मैंने ऐसे प्रिंसिपल देखे हैं जो बहुत इंजॉय करते हैं अपने काम को, हुँ, और बहुत ही दूरी नहीं रखते हुँ, अपने बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। हुँ, मैंने ऐसे स्कूल भी देखे जहाँ बच्चे कभी प्रिंसिपल से मिले ही नहीं, और मैंने ऐसे स्कूल भी देखे जहाँ प्रिंसिपल जाता है क्लास करने, हुँ, और बच्चों के साथ खेलता कूदता है। तो यही है दुनिया, हुँ, और ज़िंदगी का नाटक है। हुँ। हम ज़िंदगी के नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे थैंक यू, हैं, थैंक यू लापो सो लाप। ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। एक बार बोलिएगा, होता व्हाट अबाउट? थैंक यू। थैंक यू।